नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एनसीआरबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल डी, सॉरी ये गलती से मॉड्यूल सी लिखा गया है, मॉड्यूल डी को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। मैं इसे सही कर देता हूँ। वी विल रिवाइज मॉड्यूल डी कम्प्लीटली इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर। तो इससे पहले दोस्तों आपको ए बी सी मॉड्यूल का कंप्लीट रिविजन सेशन प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम लोग मॉड्यूल डी को डिस्कस करेंगे जो कि वेल्थ मैनेजमेंट पे बेसिस पे है। तो मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूंगा सिंपल भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब समझिए कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो कि हेल्प करेगा आपको, जस्ट आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसके अलावा बहुत कुछ करेगा। समझिए कि एक वन स्टॉप शॉप होता है आपके फाइनेंशियल नीड के लिए, खासकर तब जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो मैनेज करने के लिए। अब देखिए, वेल्थ मैनेजर के बारे में बताया जा रहा है कि वेल्थ मैनेजर एक कंसल्टेंट होता है जो कि आपको जानता है, वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में समझता है, आपके गोल्स के बारे में, और आप क्या चाहते हैं फ्यूचर के लिए, उसके बेसिस पे वो पर्सनलाइज फाइनेंशियल गोल क्रिएट करता है आपके लिए। अब इस प्लान के अंदर बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अकाउंटिंग, फिर आप अगले स्लाइड में चलते हैं, फिर आप देख सकते हैं दोस्तों टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, फिर हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिटेल, आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब ये हुआ, ये डिसाइड करना कि आप अपने पैसे को कहाँ रखेंगे ताकि आपको बेस्ट रिटर्न मिले। टैक्स प्लानिंग के द्वारा आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे हम अपने टैक्स मेरा कम से कम कटे। एस्टेट प्लानिंग से आप ये श्योर कर सकते हैं कि आपका एसेट जो है राइट लोगों के पास जाए जब आप नो लॉन्गर। और फिर रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योर करता है कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए एनफ सेव करके रखा है। तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने फाइनेंशियल लाइफ के सभी एस्पेक्ट को मैनेज करें। तो ये पर्सनलाइज है, कॉम्प्रिहेंसिव है और डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने स्पेसिफिक गोल को मीट कर सकें, राइट। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में और क्या पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना नहीं हुआ, ये मतलब कि आप इंटायर फाइनेंशियल पिक्चर को देख रहे हैं और सारे सर्विसेज को एक जगह ला रहे हैं। वेल्थ मैनेजर एक तरह का कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, वो अलग अलग सर्विसेज को पुल टू एक साथ लाता है, जैसे कि विल एंड ट्रस्ट सर्विसेज, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग, टैक्स मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी, फिलैंथ्रोपिक प्लानिंग। तो देखिए दोस्तों, विल और ट्रस्ट सर्विसेज हेल्प करता है करने में कि जो आपका एसेट है वहीं जाए जहां पे आप भेजना चाहते हैं आपके डेथ के बाद, आपके देहांत के बाद। फिर बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग हेल्प करता है बिजनेस ऑनर को कि वो फ्यूचर अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए प्लान करे। टैक्स मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी का एम है कि कितना टैक्स आपको पे करना है उसे हम कम कर सकें। और फाइनली फिलैंथ्रोपिक प्लानिंग का हेल्प करता है कि आप डोनेट करें अपने केयर के बारे में स्मार्टर वे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ वेल्थ मैनेजर जो है स्पेशलाइज होते हैं क्रॉस बॉर्डर वेल्थ मैनेजमेंट में भी, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है यदि आपके पास एसेट है अलग अलग कंट्रीज में। वेल्थ मैनेजर दोस्तों एक्सटर्नल प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को क्रिएट कर सकें, राइट। और ये टीम वर्क इंश्योर करता है कि आपके फाइनेंशियल लाइफ का सभी एस्पेक्ट कवर हो। वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट के बियॉन्ड जाता है, ये आपके नीड्स को समझता है, आपको रिकमेंड करता है, राइट। आपके नीड्स को समझना, आपको राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड करना, आपको प्रोफेशनल एडवाइस देना और आप प्लान करना आपकी स्टेट को ताकि वेल्थ को प्रिजर्व कर सकें। तो एक तरह का कोलैबोरेटिव एफर्ट है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स जो है स्पेशलाइज होती हैं कुछ एरियाज में। मैं एरिया का नाम बताता हूं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट, एस्टेट प्लानिंग। तो वेल्थ मैनेजर अपने एक्सपर्टाइज को यूज करते हैं ताकि बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने आपको रिकमेंड कर सकें। अब देखिए, जो कोर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट डज कोर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले कि आपके पहले वो एसेस करेंगे कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, ताकि आप ये समझ पाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेंगे आपके फाइनेंशियल गोल को, या वो घर खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए सेव करना है या कुछ और है। तो वो एक पर्सनलाइज प्लान क्रिएट करेंगे, राइट, ताकि आप सभी गोल को पहुंच सकें। और जैसे ही प्लान आप प्लेस में हो जाएगा तो आप उसे वो आप हेल्प करेंगे आपको इंप्लीमेंट करने में, और नजर बनाए रखेंगे ताकि ये श्योर कर रखे कि आप ट्रैक पे हो। दोस्तों कुछ की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टाइल होती है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, तो मैं आपको की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बताता हूं। सबसे पहला होता है एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट, मतलब कि ये इनका फोकस होता है कि हम रिस्क को बैलेंस करें और इनकम को बैलेंस करें। जो हम रिस्क और इनकम को जनरेट करने को बैलेंस करें अलग अलग इन्वेस्टमेंट के टाइप से। एक होता है
हमारा टैक्टिकल मैनेजमेंट। टैक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों कि ये स्टाइल हेल्प करता है कि आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करें, बेस्ट स्ट्रेटजीज को चूज करें ताकि अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। उसके बाद हमारा डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट होता है, ये आपको फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट मॉडल प्रोवाइड करता है जो कि आपके स्पेसिफिक नीड के लिए टेलर्ड होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट जो है, समझिए कि आप अपना पैसा ना अलग अलग बास्केट में रख रहे हैं, राइट। तो दोस्तों एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट को समझिए कि आप अपना मनी को अलग अलग बास्केट में रख रहे हैं ताकि रिस्क और इनकम को आप बैलेंस कर सकें। टैक्टिकल मैनेजमेंट का मतलब हम स्मार्ट चॉइस लें ताकि अपने गोल को फास्ट तरीके से पहुंच सके, जल्दी पहुंच जाए। और डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम एक फ्लेक्सिबल प्लान क्रिएट करें। डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि वी क्रिएट अ फ्लेक्सिबल प्लान ताकि आप अपने जो लाइफ और मार्केट में चेंजेस हैं उसको आप उससे आप अडेप्ट कर सकें। सो दिस इज अबाउट द फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। मैनेजर जो है केवल प्रोडक्ट को रिकमेंड ही नहीं करते, उसे बहुत कुछ ज़्यादा करते हैं। वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। तो ये पॉइंट है फ्रेंड्स। यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है RBWM या JIB से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF, क्विक रिवीजन PDF, कैप्सूल PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अल्टरनेटिव एसेट की बात की जा रही है। तो अल्टरनेटिव एसेट क्या होता है? तो दोस्तों ये कुछ नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं वैल्यू देना, लेकिन इनका अपना पोटेंशियल वर्थ होता है। जैसे आर्ट्स हो गया, एंटिक्स हो गया, प्रीसियस मेटल्स हो गया, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ये जो हमारे ये अल्टरनेटिव एसेट होते हैं ना, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे स्टॉक और बॉन्ड से। तो बेसिकली ये एक अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का, लेकिन याद रखिए कि इतना आसान नहीं है कि हम आसानी से खरीद सकें और बेच सकें। अब देखिए बॉन्ड्स के बारे में बताया जा रहा है कि बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सरकार या कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किया जाता है। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं ना, तो बेसिकली आप इशूअर को पैसा दे रहे होते हैं इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट व्हेन द बॉन्ड मैच्योर। तो ये चीज़ है। बॉन्ड को जनरली लेस वोलेटाइल माना जाता है स्टॉक के कंपैरिजन में, जिस कारण से जो है बॉन्ड सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, राइट। वही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड लेस वोलेटाइल एज कंपेयर टू स्टॉक। और एक और पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट वो जगह होता है जहाँ पे बॉन्ड को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ये एक ह्यूज मार्केट प्लेस होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। लेट्स डिस्कस बॉन्ड्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है आपको कि पहला कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसको आप आसानी से कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द कंपनी शेयर, राइट। यू कैन सी इट हियर, सच टाइप ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू द कंपनी शेयर। तो अब हम पहले हमारे पास रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड था, तो ये जो रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये इन्वेस्टर को एक राइट देता है, राइट, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता है। राइट क्या देता है कि वो अपने बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर सके प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। अच्छा, अगली बार कुछ मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, कुछ हमारे मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर ऑब्लिगेटेड होता है, इन्वेस्टर्स को ऑब्लिगेशन मिलती है कि वो इन बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर ले मैच्योरिटी पे। तो ये जो है हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है ताकि इस ऑब्लिगेशन को कॉम्पेंसेट कर सके। और फिर एक होता है रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इशूइंग कंपनी है ना, उसके पास राइट होता है कि वो बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर देगा मैच्योरिटी में, इन्वेस्टर के पास कोई राइट नहीं होता है। तो ये तीन तरह के मैंने आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड बताया, प्लीज गो थ्रू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है कि बहुत तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। पहला है फिक्स रेट बॉन्ड। फिक्स रेट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ देख सकते हैं, फिक्स रेट बॉन्ड का मीनिंग ये है कि ये एक फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा इन्वेस्टमेंट के दौरान। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंडेक्स बॉन्ड होते हैं। इंडेक्स बॉन्ड मतलब कि इनका इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक होता है, जिससे हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। एक होता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड, इनको डिस्काउंट पे बेचा जाता है और फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है मैच्योरिटी पे, जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन को ऑफर करता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग और फिर हम लोग देखते हैं कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, जिसको हम लोग FRB बोलते हैं। ये बॉन्ड वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं बेंचमार्क रेट पे, जो कि हमारा लाइबॉर है। तो इससे क्या
क्या होता है, इससे जो है आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, राइट, आपके इन्वेस्टर के लिए। तो कुछ की चीजें होती हैं हमें कंसीडर करने की एफआरबी के लिए, वो है बेंचमार्क रेट, स्प्रेड और रीसेट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ये जो पीडीएफ बनाया गया है ना, आपके पूरे के पूरे मैक्लूहन बुक से बनाया गया है, शॉर्ट पॉइंट्स मैंने निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट सच टाइप ऑफ वीडियोस, सच टाइप ऑफ पीडीएफ। हिट अ लाइक बटन if you think this video is helpful to you, to encourage us to make more and more such video, and so that this video can reach to more and more JIV aspirant who are aspiring for such type of content. So friends, now let's see our SGB. SGB क्या होता है? Sovereign Gold Bond. ये जो है डिजिटल इन्वेस्टमेंट है गोल्ड और गोल्ड में एक तरह का डिजिटल इन्वेस्टमेंट है और ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑफर करता है। ये एक तरीका है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकें बिना फिजिकल स्टोरेज की चिंता किए हुए। लेकिन याद रखिएगा कुछ रिडेम्पशन और लिक्विडेशन लिमिटेशन है एसजीबी का। ये है एक तो ये दूसरा तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन के बेसिस पर, कुछ इंडिसेस को यूज करता है जैसे कि सीपीआई या डब्ल्यूपीआई, प्रोटेक्ट करता है आपको इन्फ्लेशन रिस्क से। अब देखिए 7.75% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेविंग बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि एक 7.75% आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। ये जानकारी है, ये बहुत जरूरी है जानना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टैक्स इंप्लीकेशन क्या है इन सभी बॉन्ड का। और फाइनली दोस्तों कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम लोग कॉल और पुट ऑप्शन बोलते हैं। तो एक कॉल ऑप्शन इशूअर को राइट देता है कि वो बॉन्ड को वापस खरीद सके, राइट, इससे पहले कि वो मैच्योर हो। और जो पुट ऑप्शन बॉन्ड होता है वो क्या करता है दोस्तों कि वो इन्वेस्टर को राइट देता है कि वो बॉन्ड को बेच सके, राइट। सो पुट ऑप्शन बॉन्ड गिव द इन्वेस्टर अ राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इशूअर बिफोर इट मैच्योर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कॉल ऑप्शन में खरीद सकते हैं आप, ठीक है, टू बाय बैक द बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले खरीद सकते हैं। और पुट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन में आप जो है बॉन्ड को बेच सकते हैं इन्वेस्टर को राइट मिलता है टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इशूअर, ठीक है। तो ये सभी चीज बताया जा रहा है इस पार्टिकुलर स्लाइड में। अगले स्लाइड में चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब कि ये बॉन्ड कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता। ये बॉन्ड आपको जो है एक डिस्काउंट पे खरीदना होता है और आपको फुल फेस वैल्यू मिल जाता है मैच्योरिटी पे। जो रिटर्न आता है वो जो आपका परचेज प्राइस है और जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू है, इसके बीच का डिफरेंस ही आपका रिटर्न होता है। एक होता है हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड जो कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा ऑफर किया जाता है ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला सके। इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल तक का होता है। भारत में दोस्तों दो तरह के म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं। पहला होता है हमारा जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। तो ये इनको जनरल म्युनिसिपैलिटी का जो जनरल रेवेन्यू होता है ना, उसके द्वारा बैक किया जाता है। और एक होता है रेवेन्यू बॉन्ड। तो ये जो रेवेन्यू बॉन्ड होते हैं इनको बैक किया जाता है जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रेवेन्यू से, जो कि लॉन्गर मैच्योरिटी ऑफर करता है और हायर रिटर्न ऑफर करता है। अब हम लोग रिटेल बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए रिटेल बॉन्ड को कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है ताकि हम कैपिटल को रेज कर सकें और इसको एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। समझा है रिटेल बॉन्ड क्या होता है? मतलब कंपनी के द्वारा इशू किया जा रहा है कैपिटल रेज करने के लिए और एंड टिपिकली लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अब दोस्तों हम लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लॉस। इट प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस। अब देखिए की प्लेयर्स होते हैं इंश्योरेंस प्रोसेस में। पहला होता है हमारा इंश्योरर या इंश्योरेंस कैरियर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। और दूसरा होता है इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर। ये प्रीमियम पे करेगा और कॉम्पेंसेशन रिसीव करेगा जो भी लॉस कवर हो रहा है। दोस्तों प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम कॉस्ट होता है इंश्योरेंस कवरेज का। और इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा जाता है कॉम्पेंसेशन को रिसीव करने का। इंश्योरेंस याद रखिएगा एक वाइटल रिस्क प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी है इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे क्या होता है कि हम फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है जो भी लॉस हमको कवर कर रहे हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट के इंपैक्ट को मिटिगेट कर सकें। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इंश्योरेंस के बारे में ही हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फैमिली को यदि मान लीजिए किसी प्राइमरी इनकम अर्नर का डेथ हो जाए। जैसे मान लीजिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, वो लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियरी को जैसे इंश्योर्ड का डेथ हो जाए। अब देखिए हमारे पास कुछ हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। ये क्रूशियल है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके हाई हेल्थ केयर कॉस्ट से। फिर अगला
आता है हमारा डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये इनकम रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा यदि आप एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि आपको वर्किंग से प्रिवेंट करेगा। एक होता है हमारा ऑटो इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस व्हीकल डैमेज को कवर करेगा और एक्सीडेंट को कवर करेगा, ये एसेंशियल होता है जिसके पास कार होता है। फिर अगला आता है हमारा होम इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस आपको आपके घर को बचाता है डैमेज से, फायर, अर्थक्वेक या दूसरे डिजास्टर से। ये बातें समझ में आई आपको? चलिए इंश्योरेंस की बातों को हम लोग जानकारी जारी रखते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस जो है बहुत तरह के फॉर्म में आता है, लाइफ, हेल्थ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम इंश्योरेंस। कुछ पॉलिसी भी होते हैं जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस इंश्योरेंस हो गया, इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस हो गया, एसेट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस हो गया। तो राइट इंश्योरेंस होना ये बहुत क्रूशियल है, ये आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और ये एसेंशियल पार्ट होता है साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होता है जो कि पैसा पूल करता है बहुत सारे इन्वेस्टर से, ताकि हम बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये जो म्यूचुअल फंड होता है इसको मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा, जो कि पोर्टफोलियो को बनाते हैं और मैनेज करते हैं ताकि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। ये जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है इन्वेस्टर को जिनके पास मार्केट नॉलेज नहीं है। एक की बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, इससे म्यूचुअल फंड रिस्क को स्प्रेड करता है और पोटेंशियली स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था इंश्योरेंस फंड का। म्यूचुअल फंड के बारे में और डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहला हमारा होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों? ये अब स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ये आपको हायर रिटर्न ऑफर करेगा लेकिन हायर रिस्क भी होता है। फिर आता है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा। ये जो फंड है आपको फिक्स इनकम ऑफर करेगा और जनरली लो रिस्क होता है। एक होता है हमारा बैलेंस म्यूचुअल फंड, तो ये इन्वेस्ट करता है स्टॉक और डेब्ट के मिक्सचर में और इसमें रिस्क और रिटर्न का बैलेंस होता है। एक होता है हमारा सेक्टोरल फंड, इसका फोकस होता है स्टॉक पे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, और ये रिस्क को कंसंट्रेट करेगा लेकिन ये आपको हायर रिटर्न ऑफर करेगा यदि सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे तो। एक होता है हमारा ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये टैक्स सेविंग फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और ये अच्छा ऑप्शन होता है टैक्स कॉन्शियस इन्वेस्टर के लिए। फिर दोस्तों ओपन एंडेड फंड होता है, ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो खरीदे और रिडीम करे यूनिट को किसी भी टाइम पे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। क्लोज एंडेड फंड में लॉक इन पीरियड होता है लगभग 1 से 3 साल का, जिस दौरान इन्वेस्टर अपने यूनिट को रिडीम नहीं कर सकता। और फिर हम लोग बात करते हैं SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो SIP एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जहाँ पे आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में रेगुलर इंटरवल पे। इससे क्या होता है कि आप परचेज कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं और एक रेगुलर सेविंग के हैबिट को इंस्टिल कर सकते हैं। SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इससे क्या होता है कि आप फिक्स्ड अमाउंट जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड से और रेगुलर इंटरवल पे। ये यूजफुल होता है ताकि हम स्टेडी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सके रिटायरमेंट के दौरान। ठीक है, तो दो बातें हमने अभी डिस्कस की। अब थोड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों वेल्थ मैनेजर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं क्लाइंट को गाइड करने में, ताकि वो रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड कर सकें। एंश्योर करें कि उनके पास अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेज हो, ऑप्टिमाइजिंग टैक्स बेनिफिट और पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए एक होता है हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है समझिए। वेल्थ मैनेजर क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि वो अपने एसेट को ऑप्टिमाइज करे कुछ स्ट्रेटजीज के माध्यम से, जैसे कि टैक्स मैनेजमेंट, सेविंग प्लानिंग, फिर एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, वेल्थ ऑडिट। ये इंश्योर करता है कि क्लाइंट के फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले। अब जरा हम लोग विल राइटिंग की बात करते हैं। देखिए ये क्रूशियल है कि हमारे पास एक विल हो, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आपका एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर विशेस। ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा आपके फैमिली के लिए आफ्टर योर डेथ। एक विल अलाउ करता है कि आप डेजिग्नेट करें बेनिफिशियरी को आपके स्पेसिफिक एसेट के लिए, और उसे मॉडिफाई किया जा सकता है जैसे जैसे सर्कमस्टांस चेंज होगा। ठीक है, तो याद रखिए if you die without your will, your assets are distributed according to the succession law which may not align with your wishes, right? तो याद रखिए कि एक गुड वेल्थ मैनेजर एक इनवैल्यूएबल हो सकता है केवल रिटायरमेंट प्लानिंग में ही नहीं, लेकिन आपके एसेट को ऑप्टिमाइज करने में और इंश्योर करने में कि जो आपका विशेष है वो कैरिड आउट हो थ्रू प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग विद अ विल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अब डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स डिस्कस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? सो लेट्स डिस्कस द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इन डिटेल। देखिए ये क्या होता है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट को हम लोग पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टेलर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी ऑफर किए जाते हैं। अब सवाल है कि इसका एम क्या है? तो एम ये है कि क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो अचीव कर सके। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू अचीव
देयर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, राइट। तो दोस्तों एट द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के कोर में आता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर आपके क्लाइंट के फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस करेगा, गोल को एसेस करेगा, एक पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग को क्राफ्ट करेगा ताकि फाइनेंशियल जर्नी को नेविगेट कर सकें, ठीक है। अब देखिए एक होता है वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजर असेसमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट असेसमेंट एक क्रूशियल स्टेप है। इसके अंदर हम सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जैसे कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है और हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसा है। अब देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। तो बैलेंस शीट जो है उसमें क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट में सारे एसेट और सारे लायबिलिटी को लिखे जाते हैं, जबकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस लिखे जाते हैं। तो ये असेसमेंट हेल्प करता है क्लाइंट के फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करने में, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि प्राइवेट बैंक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ऑफर करते हैं, राइट, ताकि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, ताकि उनको सिग्निफिकेंट रोल मिल सके वेल्थ मैनेजमेंट में। एक होता है हमारा रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। दोस्तों इसे डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच के बारे में। वेल्थ मैनेजर एक तरह के ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह काम करते हैं, जो कि गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो क्लियर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट को फॉस्टर करते हैं। एक होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लान क्रिएशन। देखिए फाइनेंशियल प्लान, ये बताया जा रहा है फाइनेंशियल प्लान क्रिएशन क्या होता है कि वेल्थ मैनेजर हेल्प करता है पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने में। क्लाइंट के नीड को कंसीडर करता है, क्लाइंट के गोल को कंसीडर करता है, ताकि स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। तो देखिए हमारे पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि हम अनसर्टेनिटी को नेविगेट करें। इससे क्या होता है कि ये हमारे पास नहीं होता, ये वेल्थ मैनेजर के पास एक्सपर्टाइज होता है। तो वेल्थ मैनेजर क्या करते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन के दौरान गाइड करते हैं क्लाइंट को डिसीजन प्रायोरिटाइज करने में। अब एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनलाइज सर्विस। ये क्या होता है दोस्तों, पर्सनलाइज सर्विस समझिए कि वेल्थ मैनेजमेंट को टेलर्ड होते हैं प्रत्येक क्लाइंट के यूनिक नीड में। एक डेडिकेटेड मैनेजर होते हैं जो कि पर्सनलाइज एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की, इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वेल्थ मैनेजर प्रायोरिटाइज करेंगे क्लाइंट के फाइनेंशियल वेलबींग को, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज ऑफर करेंगे ताकि मार्केट कंडीशन को नेविगेट कर सके और इन्वेस्टमेंट आउटकम को ऑप्टिमाइज कर सके। तो बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट बहुत सारा बेनिफिट ऑफर करता है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वेल्थ मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफर करता है और अलाउ करता है उन्हें कि वो अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर सके बेस्ड ऑन न्यू आइडियाज, मार्केट कंडीशन एंड क्लाइंट इनपुट। अब जरा बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करे प्लानिंग और स्ट्रेटजी के माध्यम से। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक दूसरा क्रूशियल एस्पेक्ट है। वेल्थ मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्लान को डिजाइन करता है ताकि वेल्थ को हम ग्रो कर सकें कंपाउंडिंग के माध्यम से और टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटजीज के माध्यम से। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंटली वेल्थ मैनेजमेंट पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। हमारे पास एक क्लियर प्लान होता है और प्रोफेशनल गाइडेंस होता है, तो इसे इंडिविजुअल जो है अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने में, ठीक है। अगले स्लाइड पे चला जाए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच आता है, राइट। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो बेसिकली हम स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करें नए आइडियाज से, मार्केट कंडीशन से और क्लाइंट इनपुट से। वेल्थ मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल को अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में किसके माध्यम से, प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के माध्यम से, राइट। अब जरा बात करते हैं कि इसके अंदर हम एक पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लान को डेवलप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को और वीकनेस को और क्रिएट करते हैं स्ट्रेटजीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में एक और पॉइंट समझिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में क्या है, ये क्रूशियल होता है। वेल्थ मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्लान को डिजाइन करते हैं ताकि वेल्थ को ग्रो कर सकें कंपाउंडिंग के माध्यम से और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और मैंने आपको पीस ऑफ माइंड तो बताया। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहला एलिमेंट होता है रिस्क। तो सबसे पहला है क्या एलिमेंट है जिसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। फिर हमारा आता है सेफ्टी और फिर आता है हमारा लिक्विडिटी। ये तीन तरह का okay, so these are three types of risk, liquidity and safety. ओके तो यहाँ देख सकते हैं रिस्क के अंदर इनहेरेंट एलिमेंट है ये इन्वेस्टमेंट का, सेफ्टी का भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है।
ओके और उसके बाद लिक्विडिटी आता है। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव बताया तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैक्सिमाइज करना, सॉरी रिटर्न मैक्सिमाइज करना, रिस्क मिनिमाइज करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी, लिक्विडिटी, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो है बाइंग और सेलिंग के बियॉन्ड जाता है। इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाया जाता है। ठीक है, यदि हम स्कोप की बात करें, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के स्कोप की बात करें दोस्तों, सबसे पहला आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। राइट, सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आइए डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि एसेंशियली इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिक गोल तक पहुंच सकें। आपको इसे मनी मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये एक सर्विस होता है जो कि इंडिविजुअल के लिए भी कैटर करता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए भी कैटर करता है। इसके अंदर पेंशन फंड और गवर्नमेंट आती है। यदि हम बात करें एसेट एलोकेशन की, तो एसेट एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है एसेट एलोकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं अलग अलग एसेट क्लास में, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इवैल्यूएट करता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को। अब देखिए एक पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली ये वाइटल होता है ताकि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें, जबकि पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज और जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या होता है, इसका फोकस होता है कि हम इन्वेस्टमेंट प्लान को डेवलप करें और एग्जीक्यूट करें। अब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजिंग जो है ये कोऑर्डिनेट करता है इन्वेस्टमेंट को दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, एंश्योर करता है कि हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का एक होलिस्टिक अप्रोच हो। अब यदि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बात करें, ये बहुत सारे एसेट क्लास को हैंडल करते हैं, जैसे बॉन्ड हो गया, इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, रियल एस्टेट, रियल वर्क, प्रीशियस मेटल एक्सेट्रा। यदि हम बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का अलग अलग मतलब है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये अलाइन होता है ये अलाइन करता है इन्वेस्टमेंट को रिटायरमेंट के साथ, एस्टेट प्लानिंग के साथ और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन गोल के साथ। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है दोस्तों, कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये इंश्योर करता है कि हमारा कंपनी के टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट का ऑप्टिमल यूज हो। तो वही बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो पहला सर्विसेज आता है वो आता है हमारा अंडर राइटिंग। ठीक है, सो सबसे पहला जो सर्विस है सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में पॉइंट समझाया जा रहा है कि आपका फंड सिक्योरिटी एनालिसिस एक क्रिटिकल स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर दो मेन अप्रोच होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखता है ये पता लगाने के लिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स और हिस्टोरिकल डेटा को यूज करता है ताकि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को कंपेयर कर सकें। तो गोल क्या है, आप अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल हो। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के द्वारा गाइड किया जाता है बाय लो सेल हाई। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है, जिसका एम होता है कि हम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सकें। जैसे ही पोर्टफोलियो को सेटअप कर लिया जाएगा तो ये क्रूशियल होता है कि इसके परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करें ताकि इंश्योर करें कि अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे। इसके अंदर हम लोग रिस्क को मेजर करेंगे, रिटर्न को मेजर करेंगे एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। राइट, अब देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सबसे पहले सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है। ये सबसे पहला सर्विस है आपका अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग एक कोर सर्विस होता है, ठीक है, जिसमें कंपनी को हेल्प करता है कि वो नया डेब्ट या नया इक्विटी को इशू कर सके ताकि कैपिटल रेज किया जा सके। राइट, फिर बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है या तो सिक्योरिटी खुद से खरीदेगा या एक तरह का एजेंट की तरह काम करेगा, इन्वेस्टर को बेचेगा सिक्योरिटी। तो देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी। तो ये एडवाइजरी एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है कंपनी को मर्जर, एक्विजिशन और डिवेस्टिचर को कंसीडर करते हुए। इसके अंदर वैल्यूएशन, डील स्ट्रक्चरिंग और नेगोशिएशन सपोर्ट सब आता है। यदि हम इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है कंपनी को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को बेचने में, राइट, अपने इन्वेस्टर को यदि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बेचना है तो तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में फैसिलिटेट करता है, जैसे जैसे हमारा मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, लार्ज ट्रेड हो गया, इन सभी में हमें हेल्प करता है। फिर दोस्तों इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को पब्लिक होने में हेल्प करता है, आईपीओ के माध्यम से इंश्योर करता है रेगुलेटरी कंप्लायंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। ये इनवैल्यूएबल फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट को हेल्प करेगा। राइट, कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही है इन्वेस्टमेंट बैंक की। यदि इन्वेस्टमेंट बैंक सर्विसेज की टाइप की बात करें तो एक होता है हमारा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और M&A एडवाइजरी, फिर आता है हमारा लीवरेज फाइनेंस, रिस्ट्रक्चरिंग और न्यू इशू आईपीओ।
तो ये सभी हमारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंक एक तरह का इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, कंपनी को कनेक्ट करता है, इस कंपनी जो सिक्योरिटी इशू कर रही है उसे कनेक्ट करता है इन्वेस्टर के साथ। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हेल्प करे, फैसिलिटेट करे कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, चाहे ये कैपिटल रेज करना हो या हमारा स्ट्रेटजिक ट्रांजेक्शन हो या ऑप्टिमाइजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो। तो ये सब पॉइंट्स हैं। अब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के बीच में क्या अंतर है, लेट्स डिस्कस। देखिए एक होता है फुल सर्विस बैंक, यहाँ देखिए बताया जा रहा है फुल सर्विस बैंक के बारे में। तो फुल सर्विस बैंक वाइड रेंज ऑफ सर्विस ऑफर करता है, अंडर राइटिंग, M&A, सेल्स एंड ट्रेडिंग, इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट, कमर्शियल बैंकिंग एक्सेट्रा, राइट। तो लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा IBD है, IBD क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। तो IBD क्या करता है कि IBD जो है फोकस करता है दो चीज़ पे, पहला अंडर राइटिंग पे और दूसरा M&A एडवाइजरी पे। तो अंडर राइटिंग आपको पता होगा कि एक की फंक्शन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, और इसके अंदर हम कैपिटल को रेज करते हैं नए सिक्योरिटी को इशू करके, जैसे कि स्टॉक या बॉन्ड, अपने इन्वेस्टर को। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है कंपनीज को जिसको कैपिटल चाहिए बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे फंड, जैसे मान लीजिए कि फंड पर्पस। IBD स्पेशलाइज होता है अंडर राइटिंग और M&A एडवाइजरी में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सा अंतर है। मैंने आपको बताया कि फुल स्केल फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अंडर राइटिंग, M&A, सेल्स, ट्रेडिंग, ये सभी आते हैं, इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट आते हैं, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हम लोग डिस्कशन को जारी रखते हैं और दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स फुल सर्विस बैंक जो है ना वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फुल सर्विस बैंक, जैसे कि अंडर राइटिंग, M&A, सेल्स, ट्रेडिंग, इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो लेकिन IBD क्या करता है, IBD प्राइमरली फोकस करता है अंडर राइटिंग पे और हमारे M&A एडवाइजरी पे। अब देखिए अंडर राइटिंग कॉर्नर स्टोन माना जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। अंडर राइटिंग के अंदर हम कैपिटल को रेज करते हैं नए सिक्योरिटी को इशू करके, जैसे कि स्टॉक या बॉन्ड को अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और अंडर राइटिंग में टाइप्स, अंडर राइटिंग के टाइप्स की बात करें तो देखिए एक होता है हमारा फर्म कमिटमेंट, यहाँ देख सकते हैं ये क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों अंडर राइटिंग बहुत सारे फॉर्म में आता है, जैसे फर्म कमिटमेंट जो सबसे बेस्ट एफर्ट है, या तो बेस्ट एफर्ट होगा या ऑल और नन आएगा, ठीक है। तो अंडर राइटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक है ना वो बुक बिल्डिंग में इंगेज होते हैं। एक होता है बेस्ट एफर्ट, एक होता है ऑल और नन, एक होता है फर्म कमिटमेंट। और अंडर राइटिंग के दौरान जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो बिग बुक बिल्डिंग में इन्वेस्ट होते हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स आता है, जैसे हम इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को गेज करें, सिक्योरिटी कमिटमेंट को सिक्योर करें और फाइनल ऑफरिंग प्राइस को सेटल करें, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले इसमें फ्रंट ऑफिस आता है, 3 मेन डिवीजन होता है, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस जो है ना रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को हैंडल करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को, फिर हमारा सेल्स एंड ट्रेडिंग को और रिसर्च को, ठीक है। मिडिल ऑफिस क्या करता है कि इंश्योर करता है कि बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से और कंट्रोल फंक्शन के माध्यम से इसे इंश्योर करता है। और बैक ऑफिस ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रंट ऑफिस को, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसे डिस्कस करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पोर्टफोलियो मैनेजर्स कौन होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस मैंने आपको बताया। देखिए ये शॉर्ट आपका समरी है, तो मैं आपको हर एक पॉइंट नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हम लोगों को चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझानी है इस वीडियो के माध्यम से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को, क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकें, क्लाइंट के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकें। तो क्लाइंट के नीड को एनालाइज करना, उनके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना और मॉनिटर करना, इससे पोर्टफोलियो मैनेजर एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल से टेलर्ड हो। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, ये सभी आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, ये बताइए। तो इन्वेस्टर जिन्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इंडिविजुअल जिनके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट नॉलेज है और जिनको टाइम नहीं है एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, वही लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यदि हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के क्या मिलता है कि पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान से लेकर कम रिस्क कम होना, प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ना, इस तरह से बहुत सारा एडवांटेज होता है हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाता हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो देखिए सबसे पहले कि पोर्टफोलियो मैनेजर एक तरह के ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह काम करते हैं। वो पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ऑफर करते हैं जो कि प्रत्येक क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल से टेलर्ड है।
तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का? तो पहला ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कैपिटल मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रिस्क कैपिटल मैनेजमेंट है, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन है, पोर्टफोलियो एफिशिएंसी है, फिर रिस्क ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये सभी हमारे सबसे की गोल्स होते हैं। तो सवाल है कि किसे बेनिफिट मिलेगा, हु विल बेनिफिट, हु नीड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? तो इन्वेस्टर जिन्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, इंडिविजुअल जिनके पास इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बहुत सारे नीड्स को। और बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताया ही, पर्सनलाइज बेनिफिट, प्रोफेशनल गाइडेंस, कम रिस्क होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ये सभी एडवांटेजेस हैं। यदि हम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में और डिस्कशन करें तो देखिए एक पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोफेशनल और सेल्फ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो में क्या अंतर होता है। तो देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते हैं क्लाइंट्स के लिए, जबकि इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो खुद से मैनेज करें। तो प्राइमरी गोल क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर का कि एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करें और क्लाइंट के रिस्क टॉलरेंस के अंदर रहते हुए। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वो देखिए। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस करना इन्वेस्टमेंट के अक्रॉस, और स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑफ लेना, ये सभी हर्डल्स होते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का की एलिमेंट्स क्या क्या है। तो पहला आता है एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, फिर हमारा है रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो, ये सभी हमारे की चैलेंजेस हैं, राइट। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब हम लोग और भी रोल्स देखते हैं। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात की, राइट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या पीएमएस का एम ये है कि हम डिजायर रिटर्न प्रोवाइड करें एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल के अंदर। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, स्टॉक से लेकर बॉन्ड से लेकर, राइट, रियल एस्टेट और कमोडिटीज तक। इन सभी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर को लाइसेंस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होना जरूरी है। उनका डीप नॉलेज होना इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का और मार्केट डायनेमिक का, जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। पीएमएस टेलर्ड होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए जिनको पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट या आईपीएस बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, आईपीएस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। तो आईपीएस जो है एक क्रूशियल होता है ताकि हम क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल को समझ सकें, रिस्क टॉलरेंस को समझ सकें। कुछ कंसिडरेशन होता है जैसे टाइम हॉरिजन, टैक्स इंप्लीकेशन, लिक्विडिटी नीड्स, ये भी वाइटल रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में। तो पीएमएस, यदि हम पीएफएम और एमएफ के बीच में डिफरेंस की बात करें तो पीएमएस आपको हाई कस्टमाइज पोर्टफोलियो ऑफर करेगा, म्यूचुअल फंड आपको लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑफर करेगा फंड कैटेगरी के बेसिस पे। फी स्ट्रक्चर भी अलग होता है, म्यूचुअल फंड टिपिकली फिक्स्ड फी चार्ज करता है, जबकि पीएमएस का परफॉर्मेंस बेस्ड फी होता है। दूसरी बात कि पीएमएस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली अंडरलाइंग कंपनी के शेयर को खरीदता है, जबकि म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ फंड को खरीदता है। तो ये डिफरेंस के माध्यम से आप इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। यदि हम पीएमएस के टाइप्स की बात करें तो पीएमएस में सबसे पहला टाइप आता है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का एम ये है कि हम डिजायर रिटर्न को अचीव कर सकें एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल में, राइट। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, एक होता है डिस्क्रिशनरी, एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी, राइट। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइसेंस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज होता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, इनके पास डीप नॉलेज होता है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का, मैंने पहले बताया। इनका की टारगेट होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सर्विस जो है इंडिविजुअल के रिस्क टॉलरेंस से टेलर्ड होता है, ठीक है। मैंने आपको पीएमएफ और एमएफ के बीच में डिफरेंस बता दिया, पीएमएस और एमएफ के बीच में। यदि टाइप की बात करें, देखिए यहाँ बताया जा रहा है एक्टिव और पैसिव है। मतलब क्या होता है एक्टिव पैसिव में? तो एक्टिव का एम है कि हम मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म करें कॉन्ट्रेरियन पोजीशन लेते हुए। एक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं कि बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च ताकि एक्सेस रिटर्न जनरेट कर सकें। और हायर रिस्क जो कि एसोसिएटेड होता है अटेम्प्ट टू बीट द मार्केट। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब इंडेक्सिंग भी होता है। ये क्या करता है कि परफॉर्मेंस जो हमारे मार्केट इंडिसेक्स के परफॉर्मेंस है ना उसे रेप्लिकेट करता है सेम सिक्योरिटी को होल्ड करते हुए। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर कम होता है, और यहाँ पे रिटर्न जो है वो क्लोजली मार्केट इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा। एक होता है हमारा डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पोर्टफोलियो मैनेजर का फुल कंट्रोल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बेस्ड ऑन द आईपीएस। ये सुटेबल होता है वैसे क्लाइंट के लिए जिनके पास लिमिटेड टाइम है या इन्वेस्टमेंट नॉलेज है। मैनेजर कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लॉय करेगा जो कि उनके क्लाइंट के गोल से रिलेटेड हो। फिर एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे लेकिन क्लाइंट फाइनल डिसीजन लेगा, क्लाइंट कंट्रोल रिटेन करेगा टाइमिंग पे और ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन पे। ये सुटेबल होता है वैसे इन्वेस्टर के लिए इनको गाइडेंस चाहिए लेकिन वो अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं।
तो इसका प्रोसेस आपकी बात करें, सबसे पहले आप समझिए कि क्लाइंट का गोल क्या है, फिर आप ऑब्जेक्टिव को अचीवेबल इन्वेस्टमेंट टारगेट में कन्वर्ट कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटजिकली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अक्रॉस एसेट क्लास, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव, और फाइनली रीबैलेंस कीजिए, डिजायर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए। दोस्तों 4 तरह के PMS की बात की जा रही है, राइट। तो यही सब पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है क्या क्या स्टेप होता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, PMS के एडवांटेज की बात करें तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ हैजल फ्री ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज सर्विस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है जो कि PMS प्रोवाइडर हैंडल करते हैं। फिर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर जो है अपने कैश होल्डिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और पोर्टफोलियो कंसल्टेशन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन होता है, कस्टमाइज एडवाइस मिलता है जो कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल से को अचीव करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है PMS का, सबसे पहले कि सेबी ने मैंडेट किया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए जो कि 50 लाख है इंडिया में, और एसेट मैनेजमेंट फी और एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसका डिसएडवांटेज है। तो यही चीज़ है। और दूसरा भी देखिए कुछ एडवांटेज ही बताया जा रहा है PMS का। क्या एडवांटेज है कि कस्टमाइज सर्विस आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, कस्टमाइज सर्विस मिलता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, कोई परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं मिलती है। तो अब सवाल है कि PMS एक सुटेबल ऑप्शन कब है, ठीक है। तो PMS सुटेबल ऑप्शन कब है, जब इन्वेस्टर के पास बहुत कम समय हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, रेपुटेड PMS प्रोवाइडर हो और पोटेंशियल हो बेटर डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है। तो ये कुछ हम यदि पोर्टफोलियो मैनेजर से चूज ही करना है तो मॉडल पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर से एक्सपर्टाइज लीजिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखिए, फी स्ट्रक्चर देखिए जो कि मैनेजमेंट फी जो है लगभग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग फी 20% का होना चाहिए। अब रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है वो देखिए, सेबी का रेगुलेशन आया है कि कोई अपफ्रंट फी नहीं लगेगा, ऑपरेशनल फी 0.5% पे कैप किया गया है, एग्जिट लोड मैक्सिमम 3% है 1 साल का, 2% है 2 साल का और 1% है 3 साल का, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा 3 साल के बाद। फिर PMS का क्वालिफिकेशन मिनिमम नेटवर्थ जो है 5 करोड़ का होना चाहिए जो कि CA के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, रिपोर्टिंग मैंडेटरी मंथली रिपोर्ट होना चाहिए। फिर PMS का डिस्क्लोजर नॉर्म, सेबी टाइटन किया है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को, PMS ऑपरेटर डिस्क्लोज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन को इन्वेस्टर को क्वार्टरली। PMS सेबी मैंडेट करता है स्पेसिफिक रिपोर्ट कंटेंट, जैसे पोर्टफोलियो कंपोजिशन वैल्यू क्या होगा, सिक्योरिटी का डिस्क्रिप्शन क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजर जो है सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन AMFI रजिस्ट्रेशन का यूज करेंगे। रियल एस्टेट स्लो डाउन के कारण जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और इनकंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के कारण भी PMS की तरफ जो है ड्राइव बढ़ा है। सेबी का एम है कि PMS को MF के पार में लाए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेशन। देखिए टैक्सेशन के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट का इम्पोजिशन है लेवीज सिटीजन पे और बिजनेसेस पे। अब लेवीज की बात करें तो बेसिकली ये इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं हमारे टैक्सेशन सिस्टम के। अब देखिए टैक्स पॉलिसी की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पॉलिसी में टैक्स स्ट्रक्चर जो भारत का है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो रिसेंट रिफॉर्म है उसका एम ये है कि हम टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करें और ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करें और साथ ही साथ GST को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। भारत में टैक्स स्ट्रक्चर को 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली टैक्स पेयर पे लगाया जाता है, जो कि बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पर आप इनकम टैक्स ले सकते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स ले सकते हैं। और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इम्पोज होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि सेलर से बायर पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो GST से पहले हमारे पास एग्जांपल था सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। लेकिन GST जो जुलाई 2017 में आया उसके बाद इसने सभी प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ GST का। हमने टैक्सेशन के बारे में बताया, टैक्स पॉलिसी के बारे में देखा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ GST। देखिए दोस्तों GST के कारण क्या हुआ कि जो हमारा फिजिकल इंटरफेस था बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में वो कम हुआ, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट दैट इट रिड्यूसेस द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। और उसके बाद इसने क्या किया कि कॉम्प्लाइंस कॉस्ट को कम किया, इट लोअर्ड द कॉम्प्लाइंस कॉस्ट ड्यू टू द यूनिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिफिकेशन हो गया, यूनिफिकेशन समझते हैं ना, सब मिल गया, इसलिए कॉम्प्लाइंस कॉस्ट कम हो गया। अब एक टर्म आप समझेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देखिए जिस साल में इनकम टैक्स अर्न किया जाता है
है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है, और इसको FY से डिनोट किया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। जैसे 1 अप्रैल से कैलेंडर ईयर का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अथवा नेक्स्ट ईयर, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2022 के बीच में जो इनकम अर्न हुआ उसको इनकम माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। और असेसमेंट ईयर क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद का ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिसको हम लोग AY से डिनोट करते हैं। तो जिस ईयर में इनकम अर्न किया गया इन द मतलब ईयर इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो जिस साल में इनकम अर्न किया गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसको टैक्स के लिए असेस किया जा रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना उस साल फाइल किया जाता है। तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न याद रखिएगा असेसमेंट ईयर के साल फाइल किया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रन करता है। जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 है और 31 मार्च 2021 है, इसके बीच जो इनकम अर्न होगा उसको टैक्स किया जाएगा असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर। समझ में, अगले साल असेसमेंट ईयर आता है। तो ये बातें समझ में आ रही है आपको। जैसे इस साल का जो अभी इनकम टैक्स होगा तो आपका 24-25 से असेसमेंट ईयर का लाएगा, समझ में आ रहा है, और जो आपने इनकम 23 से 24 में कमाया था वो असेसमेंट ईयर 24-25 आएगा। तो टैक्स पेयर जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं और प्लान करते हैं टैक्सेस फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन रिटर्न जो फाइल किया जाता है वो असेसमेंट ईयर में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स का जो नियम है और स्लैब रेट जो एक पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर का होता है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होता है। और फिर फाइनेंशियल ईयर को यूज किया जाता है इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि असेसमेंट ईयर को यूज किया जाता है टैक्स असेसमेंट के लिए और फाइलिंग रिटर्न के लिए। तो हमने अभी देखा कि फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि इनकम को अर्न किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में और टैक्स किया जाता है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पर्पस के लिए। अब आइए असेसमेंट ईयर को और भी चीज़ों को समझते हैं, तो अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों देखिए, रिकैप कीजिए। फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च है, तो इस साल का इनकम अर्न हुआ। प्रीवियस ईयर मतलब कि फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, तो जो हमारा FY और प्रीवियस ईयर लगभग एक ही होता है, और असेसमेंट ईयर का मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के बाद का ईयर, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इनकम सोर्स को हैंडल कर सके विद लाइफ स्पैन शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि बिजनेस जो है 1 अक्टूबर 2020 को सेटअप हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 कहलाएगा। प्रीवियस ईयर 20-21 जो है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक रहेगा, क्योंकि इंटायर फाइनेंशियल ईयर रन नहीं करेगा। तो यदि हम PY वर्सेस AY की बात करें तो जो भी इनकम अर्न होगा PY में उसको एसेस किया जाएगा टैक्स के लिए सब्सिक्वेंट AY में, और टैक्स रिटर्न को फाइल किया जाएगा PY इनकम के लिए अगले AY में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, कुछ PY एंड AY जो है एक्सेप्शन है। देखिए इनकम टैक्स एक फ्यू सिचुएशन आउटलाइन करता है जहाँ पे PY और AY सेम माना जाएगा। जैसे इनकम आ रहा हो इंडियन शिपिंग बिजनेस से नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 172, इंडिविजुअल जो कि परमानेंटली भारत से बाहर छोड़ के जा रहे हैं सेक्शन 174, शॉर्ट टर्म एसोसिएशन हो या बॉडीज और इसको डिसॉल्व किया गया within previous year section 174A, individual suspected of transferring asset to avoid tax section 175, income from discontinued business section 176। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर और इनकम टैक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल बिल जो होता है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 to 31 मार्च, है ना। और फाइनेंशियल ईयर को भी देखा जा सकता है कि जिस साल इनकम अर्न किया गया, ठीक है, यानी तो जिस साल ईयर फॉर कैलकुलेटिंग एंड पेइंग टैक्स ऑन द इनकम। अब एक ITR फॉर्म होता है, ITR फॉर्म असेसमेंट ईयर को यूज करता है, क्योंकि इनकम जो अर्न किया गया एक फाइनेंशियल ईयर में उसको टैक्स किया जाता है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में। तो टैक्स को हम लोग इनकम पे लिमिट तब तक नहीं करेंगे जब तक वो रिसीव ना हो, राइट। इसलिए कहा जाता है कि ITR फाइलिंग के लिए आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि इनकम हम एसेस कर सके प्रीवियस ईयर से। अब देखिए एक टर्म है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। टैक्सेबिलिटी डिपेंड करता है इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस पे, ना कि सिटीजनशिप पे। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है नॉन रेजिडेंट हो सकता है टैक्स पर्पज के लिए और वाइस वर्सा। रेजिडेंशियल कैटेगरी की बात करें तो कम से कम इनमें से एक कंडीशन को मीट करें, कम से कम भारत में 182 दिन से या उससे ज़्यादा तक के लिए रहा हो एक साल में, कम से कम भारत में 365 दिन से ज़्यादा के रहा हो प्रेसिडिंग ईयर में, ठीक है। अब जो नया रूल आया है 2020-21 का, उसमें कहा गया है कि इंडियन सिटीजन जिसके पास कोई टैक्स लायबिलिटी ये नहीं है दूसरे कंट्री में, उसको रेजिडेंट माना जाएगा यदि टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख एंड देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी इन अदर कंट्री। मतलब कि जो भी इंडियन सिटीजन है जिसके पास कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है दूसरे कंट्री में, उसको रेजिडेंट तब माना जाएगा यदि टोटल इनकम जो एक्सीड है 15 लाख से ज़्यादा हो और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है दूसरे कंट्री में डोमिसाइल रेजिडेंट के कारण। अब एक होता है RNOR, यानी कि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको RNOR बोलते हैं। तो ये रेजिडेंट के रूप में क्वालिफाई करेगा लेकिन ROR के रूप में क्वालिफाई नहीं करेगा। ROR होता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कंडीशन क्या है RNOR के लिए कि जो रेजिडेंट है वो कम से कम रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट, यहाँ देखिए लिखा गया है रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर।
और नॉट रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 आउट ऑफ द 10, मतलब पिछले 10 साल में से कम 2 साल रहा हो और कम से कम पिछले 10 साल में से 7 साल जो है बाहर रहा हो। ठीक है, देखिए ये अभी मैंने आपको क्या बताया कि आईटीआर फॉर्म क्यों एवाई कंसेप्ट को यूज करता है, वो मैंने आपको समझाया कि आईटीआर फॉर्म में हम लोग असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को यूज करते हैं, क्योंकि इनकम को फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया जाता है, उसको हम लोग टैक्स करते हैं अगले साल में, इसलिए आईटीआर जो है आपका असेसमेंट ईयर दर्शाता है जिसके लिए पिछले साल के इनकम को डिक्लेयर किया जाएगा। फिर ये बताता है कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस जो भारत में होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो इंडिया में होता है टैक्स पर्पस के लिए, उसको डिटरमाइन किया जाता है इंडिविजुअल के फिजिकल प्रेजेंस में उस कंट्री में, ना कि उनके सिटीजनशिप से। और दो मेन रेजिडेंट कैटेगरी होते हैं, एक होता है रेजिडेंट और एक होते हैं आरएनओआर, वो डिफाइन किया गया है विद द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रेजिडेंट का क्या क्राइटेरिया है, आरएनओआर का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आरएनओआर के बारे में कुछ और बात बताई जा रही है, ये समझते हैं। बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, ओके। हाँ, देखिए आरएनओआर के लिए और कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि जो कंडीशन है आरएनओआर के लिए, मैंने आपको बताया कि ये रिवाइज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से। इसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम 182 दिन के लिए रहा हो एक साल में, और टोटल इनकम जो है कम से कम 15 लाख से ज़्यादा हो। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि रेजिडेंट माना गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से, उसको आरओआर माना जाएगा। अब एनआर कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, तो जो भी क्वालिफाई नहीं होगा रेजिडेंट में या आरएनओआर में, तो उसको एनआर माना जाएगा। अब टैक्सेबल कैसे होता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, तो पहले होता है रेजिडेंट, तो टैक्स किया जाएगा ग्लोबल इनकम पे, चाहे इंडिया का इनकम हो या फॉरेन इनकम हो। एनआर जो है और आरएनओआर के केस में टैक्स किया जाएगा जो भी इनकम वो भारत में अर्न कर रहा है, क्योंकि कोई फॉरेन इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। एक होता है डीडीए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस इसके एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट जो है इंडिया या दूसरे कंट्रीज के बीच में है ताकि हम टैक्स को पे ना करें कुछ सेम इनकम पे दोबारा। अब एक होता है इनकम टैक्स टर्मिनोलॉजी, इसमें एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएससी यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। तो कहा गया है कि कोई भी टैक्स पे करने के लायबल होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। फिर कहा जा रहा है कि कोई ऐसा आदमी जिसका इनकम को एसेस किया जाए या जिससे प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया गया इस एक्ट के अंदर, और कहा गया है एनीवन कंसीडर्ड एज एसएससी अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन और इन डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन। अब देखिए एक पर्सन है, पर्सन का डेफिनेशन कैसे कहा गया है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल या जुडिशियल पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस होने का इनकम टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस होने के लिए क्या कंडीशन है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ रिवाइज क्राइटेरिया लाया गया 2020-21 का, और इसमें कहा गया है कि टैक्स इम्प्लीकेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, और मैंने आपको दो टर्म समझाए, एक एसएससी समझाया और एक आपको समझाया पर्सन। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है वो मैंने समझाया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला टर्म है हमारा हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स कंपटीशन। इसका क्या मतलब होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले हम बात करें प्रॉफिट एंड गेन फॉर, यहाँ पे एक पॉइंट को समझिए, बताया जा रहा है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके अंदर क्या आता है, प्रॉफिट आता है या लॉस आता है बिजनेस से या प्रोफेशन से, राइट। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। इनकम टैक्स टर्मिनोलॉजी में 10 नंबर होता है, फिर उसके बाद हमारा 10 नंबर होता है। 10 नंबर हमारा 10 डिजिट का अल्फा नंबरिक नंबर होता है, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। पैन आप जानते हैं ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, राइट, ये सब आपको पता है। उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स जो है कुछ चीज़ों को कंसीडर करता है टोटल इनकम के लिए। सैलरी में से इनकम फ्रॉम सैलरी को कंसीडर करेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इन सभी को कंसीडर करेगा, राइट। उसके अलावा दोस्तों आप देखिए सैलरी के अंदर वेजेस आ सकते हैं, पेंशन आ सकते हैं, और एन्यूटी, ग्रेचुइटी, फीस, कमीशन, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, पेड इन एडवांस और पेड बिफोर इट ड्यू डेट, इसको हम लोग टैक्स कंसीडर नहीं मानते हैं टैक्स कॉम्पिटिशन के लिए करंट ईयर में। सैलरी ऑफ अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज नॉट कंसिडर्ड सैलरी अंडर दिस एक्ट। अब जो हमारा इनकम आ रहा है हाउस से, प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम आ रहा है, तो ये रेंटल इनकम के लिए अप्लाई होगा प्रॉपर्टी से जो कि टैक्स पेयर के द्वारा खरीदा गया लेकिन खुद से ऑक्यूपाई नहीं किया गया। यदि प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड है तो नोशनल इनकम कंसीडर किया जाएगा। जो एनुअल वैल्यू होगा किसी बिल्डिंग का या लैंड का जो कि एसएससी के द्वारा खरीदा जा रहा है, वो टैक्स से सब्जेक्टेड होगा इस हेड के अंदर। अब देखिए कुछ हेड है इनकम टैक्स कंपटीशन का, जैसे कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस आता है बिजनेस से या प्रोफेशन से। इसके अंदर इंटरेस्ट, सैलरी या बोनस जो कि पार्टनर किसी फर्म के पार्टनर को दिया जाता है वो आता है। उसके अलावा कैपिटल गेन आता है, इसके अंदर एलटीसीजी आता है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है बहुत सारे एसेट को बेचने के बाद। ये कंपेंसेशन को भी कवर करता है जो कि हमने इंश्योरेंस से रिसीव किया है फ्लड, राइट और एक्सीडेंट के लिए। या दूसरे सोर्स के इनकम की बात करें तो इसके अंदर सारा इनकम आएगा जो कि दूसरे अदर 4 हेड के अंदर कवर्ड नहीं है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पर बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रॉयल्टीज मिला। तो बेसिकली नया और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या अंतर है, तो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को और एचयूएफ को कि वो लोअर टैक्स स्ट्रक्चर चूज कर सकता है। इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 115 बीएससी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स पेयर जो है इनमें से कोई भी दो ऑप्ट कर सकता है। की डिफरेंस ये है कि नया टैक्स रिजिम में टैक्स रेट कम है और इसमें क्या है कि डिडक्शन नहीं है, राइट। इसमें क्या है कि इसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है, राइट, न्यू टैक्स रिजिम में, और एग्जाम्पशन को भी नहीं दिया गया है बहुत सारे सेक्शन में। और ओल्ड टैक्स रिजिम में हायर टैक्स रेट है और लेकिन आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और एग्जाम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टैक्सेबल इनकम जो है कम हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब कौन सा रिजिम चूज करें, तो इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं रिजिम जो उनके टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करेगा, लेकिन अपने इनकम सोर्स को कंसीडर कीजिए और पोटेंशियल डिडक्शन को कंसीडर कीजिए। देखिए नया टैक्स रिजिम में कहा गया है कि 2.5 लाख तक टैक्स रेट नील है, 2.5 से 5 लाख में टैक्स रेट 5% है, 5 से 7.5 लाख में टैक्स परसेंट 10% है, और 7.5 से 10 लाख में टैक्स परसेंट 15% है, और 10 लाख से 12.5 लाख में 20% और 12.5 लाख से ऊपर 30%। तो ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। ये रिजिम आपको लो टैक्स रेट ऑफर करता है, लेकिन इसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। सीनियर सिटीजन को जो 75 साल के ऊपर के हैं, जो कि पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से अंडर सेक्शन 194 है। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। बैंक जो है डिडक्ट करेगी टैक्स एज पर रूल फॉर सीनियर सिटीजन एबव 75 ईयर। ओवरऑल इनकम टैक्स सिस्टम की बात करें तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी और कॉर्पोरेशन के अप्लाई होता है। इंडिविजुअल जो कि बेसिक एजम्पशन लिमिट के ऊपर है, उनको टैक्स पे करना है एज पर द इनकम स्लैब सिस्टम। अलग अलग टैक्स रेट होता है जो कि इनकम रेंज में अप्लाई होता है। बहुत सारे टैक्स स्लैब अप्लाई होते हैं बहुत सारे टैक्स पे कैटेगरी के लिए। एक होते हैं 60 साल से नीचे, एक होते हैं 60 से 80 साल, एक होते हैं 80 साल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे समराइज किया गया है। ओल्ड रिजिम अराउंड अलाउ करता है रिडक्शन, मैंने आपको पहले बताया। नए रिजिम में लोअर टैक्स रेट है लेकिन रिडक्शन नहीं है। 2.5 लाख तक कोई एग्जाम्पशन जीरो देना है। देखिए ये सभी हमारे एग्जाम्पशन के लिमिट्स दिए गए हैं, राइट। 3 लाख तक कुछ नहीं है, 5 लाख तक क्या है। ओल्ड रिजिम में देखिए टैक्स स्लैब देख लीजिए, 60 साल से बिलो 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एवं 10 लाख 30%। 60 से 80 साल की उम्र के हैं तो 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और एवं 10 लाख 30%। 80 साल के ऊपर है तो 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 से 10 लाख 20%, एवं 10 लाख 30%। एडिशनल चार्जेस में हेल्थ और एजुकेशन से 4% होता है कैलकुलेशन टैक्स अमाउंट पे। सरचार्ज होता है हमारा इनकम 50 लाख से 1 करोड़ का है उसका 10%, और इनकम यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%। तो नया रिजिम और ओल्ड रिजिम की डिफरेंस की बात करें तो टैक्स रेट सेम होता है सभी एज ग्रुप के लिए नया रिजिम में। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 80 ईयर्स के लिए कम है। सीनियर सिटीजन को बेनिफिट नहीं मिलता है इंक्रीज एग्जाम्पशन का। तो आप देखिए नए रिजिम को कौन चूज करे, तो इंडिविजुअल जिसका टैक्सेबल इनकम लेस देन हो या इक्वल टू 5 लाख हो वो बेनिफिट मिलेगा उन्हें, क्योंकि टैक्स रिबेट मिलेगा 87 है दोनों रिजिम में, ठीक है। तो अब एडिशनल नोट बता गया, बेसिक एजम्पशन लिमिट जो एनआरआई का है वो 2.5 लाख है, चाहे एज कुछ भी हो। और सरचार्ज रेट को हायर हो सकता है इनकम यदि 2 करोड़ के ऊपर हो और 5 करोड़ के बीच में हो, 2 और 5 करोड़ के बीच में हो। कंडीशन फॉर न्यू रिजिम, तो कंसेशनल रेट को अवेल करने के लिए टैक्स पेयर जो है सर्टेन एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या डिसअलाउड किया गया है, एलटीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस। तो देखिए डिडक्शन नहीं अलाउ किया गया। कौन कौन सा डिडक्शन नहीं अलाउ किया गया नया टैक्स रिजिम में? हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, most deduction under chapter 6A. This include proper deduction like ATC, ATD, ATE, ठीक है। तो ये सभी नहीं किए गए हैं। तो कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है टैक्स रिजिम में? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम, फिर डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइंग न्यू एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो देखिए जनरली जो नया इनकम है ना वो बेनिफिट करता है मिडिल टैक्स पेयर को जिनका टैक्सेबल इनकम 15 लाख तक है, स्पेशली जिनका लोअर इन्वेस्टमेंट है। बेसिक एजम्पशन लिमिट एनआरआई के लिए 2.5 लाख रिगार्डलेस ऑफ एज। सरचार्ज रेट जो है हायर है इनकम एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड 5 करोड़। तो आपको यदि कंसेशनल रेट अवेल करना है तो टैक्स पेयर जो है सर्टेन एग्जाम्पशन नहीं क्लेम कर सकते, मैंने आपको बताया ही। हेल्पर ये सब भी आपको नहीं मिलेगा अलाउंस। डिडक्शन कौन कौन अलाउ किया गया है, कौन कौन सा नॉन अलाउ किया गया है वो सब बताया गया है। तो नया रिजिम में आपको लोअर टैक्स स्लैब मिलता है। जैसे मान लीजिए जिसका इनकम 12 लाख का है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में हायर टैक्स लायबिलिटी है यदि इन्वेस्टमेंट जो है 1.91 लाख से कम है। ओल्ड टैक्स का क्या एडवांटेज है कि ओल्ड टैक्स में आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, इंटरेस्ट, चिल्ड्रन ट्यूशन फी। तो रिकमेंडेशन आप दोनों रिजिम को इवैल्यूएट कीजिए और कंसीडर कीजिए टैक्स प्रोफेशनल को पर्सनलाइज एडवाइस के लिए। जैसे देखिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, एक टैक्स पेयर है जिसका इनकम है 10 लाख का, तो उसका टोटल इनकम है 10 लाख का, उसने एटीसी में कोई आप देखिए
डिडक्शन नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो है, तो नया रिजीम में क्या टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा? 5 से 10 लाख के बीच में 20% होगा, तो टैक्स लायबिलिटी उसका 2 लाख होगा। ओल्ड रिजीम में मान लीजिए कि डिडक्शन के कारण जो टैक्सेबल इनकम 10 लाख से 6 लाख हो गया, तो टैक्स स्लैब हो जाएगा उसका 5% का, ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी 30,000 का होगा। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि न्यू रिजीम जो है लो टैक्स बर्डन ऑफर कर रहा है, राइट, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डिडक्शन, लेकिन एक्चुअल आउटकम वेरी कर सकता है, ठीक है। आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जिसमें सब कुछ समझाया जा रहा है कि ओल्ड रिजिम में एटीसी का डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख का, एटीटी का मिलता है 25,000 का, सेक्शन 24 भी का 75,000 का, टोटल डिडक्शन यानी कि 2.5 लाख का हो गया, समझ रहे हैं। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा? 10 में से 2.5 लाख गया तो 7.5 लाख हो जाएगा, तो 2.5 लाख तक एग्जम्प्टेड है, फिर अगला 2.5 लाख में 5% है, फिर अगला 2.5 लाख में 20% है, समझ रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्ट टैक्स अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक कैलकुलेशन पे। और नया टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं है, टैक्सेबल इनकम 10 लाख होता है, ठीक है, 5 लाख में 5% है, 2.5 उसके अगले 2.5 लाख में 10% है, उसके अगले 15% है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पशन है, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि आपके पास डिडक्शन है तो आप ओल्ड रिजिम में जाइए। ओल्ड रिजिम जनरली बेनिफिशियल होता है इंडिविजुअल के लिए जिनके पास हाई डिडक्शन हो एटीसी एटीडी के अंदर, और नया रिजिम जो है सुटेबल होगा उनके लिए जिनके पास डिडक्शन कम हो या वो लोअर इनकम ब्रैकेट में आता हो, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन टाइम की बात करें तो एम्प्लॉय चूज कर सकते हैं रिजिम को एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दें, वो चेंज कर सकते हैं ऑप्शन को हर एक साल। लेकिन यदि नया रिजिम इनिशियली चूज किया गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता ईयर के लिए, टीडीएस पर्पस के लिए। इसको चेंज किया जा सकता है जब आप इनकम रिटर्न को फाइल करेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन की बात करें तो ऑप्शन होता है चूज करने का रिजिम का, ये अवेलेबल होता है एक पार्टिकुलर बिजनेस के लिए भी। अब देखिए नॉन इंडिविजुअल एंटिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओल्ड रिजिम में क्या है, कौन कौन का सेक्शन में कितना परसेंट है वो एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। और फिर ये देखिए हेल्थ और एजुकेशन केस में 4% अप्लाई होता है टैक्स लायबिलिटी का सभी केस में। कंपनी पे जो सरचार्ज होता है, इनकम यदि 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो 7% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम यदि 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो 12% ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है 30% के फ्लैट रेट पे उनके टैक्सेबल इनकम पे, 12% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा यदि इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो। हेल्थ और एजुकेशन से जो 4% का है वो टोटल टैक्स लायबिलिटी पे अप्लाई होता है। कोई कंसेशनल रेट इंट्रोड्यूस नहीं होता है फर्म के लिए, एलएलपी के लिए नए टैक्स रिजिम में। अनलाइक इंडिविजुअल टैक्स पेयर दे कैन नॉट चूज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिजिम, वो लोग चूज नहीं कर सकते। अब देखिए टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात करें तो टैक्स प्लानिंग हेल्प करता है टैक्स लायबिलिटी को कम करने में। तो देखिए पॉपुलर टैक्स इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, पीपीएफ में 1.5 लाख आप कर सकते हैं कम, यूलिप में 1.5 लाख कर सकते हैं, टैक्स सेविंग एफडी में 1.5 लाख कर सकते हैं, ईपीएफ में 1.5 लाख कर सकते हैं, एनएससी में 1.5 लाख कर सकते हैं, ईएलएसएस में 1.5 लाख, पोस्ट ऑफिस से टैक्स सेविंग स्कीम में 1.5 लाख, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 1.5 लाख, ठीक है। ये सब एटीसी के अंदर आते हैं और यहाँ पे इसके की फीचर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा एटीसी के अलावा जो है आप एटीडी के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, मतलब 50,000 डिडक्शन सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट के लिए मिलता है, एडिशनल 50,000 मिलता है डिपेंडेंट पेरेंट बिफोर 60 ईयर, अप टू 1 लाख डिडक्शन मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। और सेक्शन 24 में जो भी हमारा इंटरेस्ट हम होम लोन पे दे रहे हैं अप टू 2 लाख था, उसको सेक्शन 24 में आप डिडक्शन करवा सकते हैं। फिर 80E में एडिशनल डिडक्शन करवा सकते हैं जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन जो कि 2 लाख से ऊपर तक का है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ ईएमआई कैन बी क्लेम अंडर एटीसी, जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उसको आप एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। एटीई के अंदर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये स्टेट प्लानिंग की बात करें तो विल को यूज कर सकते हैं स्मूथ और टैक्स एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ एसेट के लिए बेनिफिशियरी को, ठीक है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल दिए गए। स्टेट प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहला आता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। एक टैक्स पेयर एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, जो भी ट्रस्ट से इनकम होगा टैक्स पेयर की डेथ के बाद उसे टैक्स किया जाएगा इंडिविजुअल रेट पे। फिर एग्जीक्यूटिव असेसमेंट की बात करें तो टैक्स पेयर के डेथ के बाद स्टेट इनकम जो है एसेस किया जाएगा एग्जीक्यूटर के हैंड में। विल ड्राफ्टिंग की बात करें तो एक वेल ड्राफ्टेड विल हेल्प करता है टैक्स बेनिफिट को मिनिमाइज करने में बेनिफिशियरी के लिए। देखिए प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए लॉयर से स्पेशली इन स्टेट प्लानिंग ताकि इंश्योर करें लीगल कॉम्प्लाइंस और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन हो। कैपिटल गेन की टैक्स की बात करें तो जो भी प्रॉफिट और गेन हो रहा है कैपिटल एसेट को बेचने के बाद उसको इनकम माना जाता है और वो टैक्सेबल होता है। 2 तरह के कैपिटल टैक्स होते हैं, एक होता है एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी जो है उसको सेल नहीं माना जाता, इसलिए कैपिटल गेन जो है हमेशा अप्लाई नहीं होता, लेकिन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेचना कैपिटल गेन टैक्स ट्रिगर करता है। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट, मशीनरी एंड ज्वेलरी। इसके अंदर इंडियन कंपनी में राइट्स जो होते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, ये सब आता है। एसटीसीजी जो भी एसेट आप 36 महीना से कम के लिए रख रहे हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 महीना से कम, उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। इसको आपके इनकम में ऐड किया जाएगा और टैक्स किया जाएगा आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट में। और स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म होल्डिंग पीरियड की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है कि देखिए एक एसटीसीजी के बारे में होल्डिंग पीरियड बताया जा रहा है कि जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है तो उसको रिकॉग्नाइज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया
जाएगा, होल्डिंग पीरियड जो है 12 महीने से कम होना चाहिए, तभी जाके हम इसको एसटीसीजी ट्रीटमेंट करेंगे। सिक्योरिटी में बात करें तो इसको हम लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज पे लिस्ट करेंगे, होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होगा। यूटीआई का यूनिट है तो कोटेड है या नहीं कोटेड है, होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, कोटेड हो या नॉन कोटेड हो, हमारा होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होना चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड है, 12 महीने से कम होना चाहिए। एलटीसीजी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एसेट जिसको हम लोग लंबे अवधि तक होल्ड किए हुए हैं, तो इसमें लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी 12 महीने या ज़्यादा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी, यूटीआई यूनिट, अदर एसेट 36 मंथ और मोर। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे या रिसीवेबल होगा कैपिटल एसेट को बेचने के बाद। एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी एसेट को खरीदने का दाम, एक होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी कि जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस हमको खर्चा लगा है एडिशन या एसेट में अल्टरेशन करवाने में, वो आता है हमारा इसमें। फिर एक आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो एडजस्टेड कॉस्ट जिसको हम लोग इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए, देखिए एक होता है हमारा CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसको कंसीडर करते हुए हमने जो एडजस्टेड कॉस्ट निकाला उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये क्या करता है, कॉस्ट बेस को बढ़ा देता है, कैपिटल गेन को घटा देता है। तो एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, यदि हमें एसटीसीजी निकालना है तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल, देखिए एक तरह का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये फुल वैल्यू कंसीडरेशन क्या हुआ, हमने जो कैपिटल एसेट बेचा, हमें जो पैसा मिला उसको फुल वैल्यू मिलता है, तो एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस होता। आपने 5 क्लास में पढ़ा था ना कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया फुल वैल्यू कंसीडरेशन। उसमें से हमारा ट्रांसफर एक्सपेंस कॉस्ट हो गया, एक्विजिशन का कॉस्ट हो गया, फिर हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक कॉस्ट है, सभी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल गेन मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा इंडेक्स कॉस्ट, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में 24 महीना से ज़्यादा 36 महीना ज़्यादा का समय लगता है, इसीलिए यहाँ पे हमें इंडेक्सेशन भी करना पड़ता है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ही माइनस करना पड़ेगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन कैसे करें, तो यदि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII ऑफ ट्रांसफर ईयर अपॉन CII ऑफ एक्विजिशन ईयर। दोस्तों इसका मैंने अपने ट्रिक बना के रखा है, केस स्टडी एक ट्रिक के फॉर्म में बताया कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज गो थ्रू दैट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिससे आपका इस पे केस स्टडी पूछा जाएगा तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को CII ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर अपॉन CII ऑफ ट्रांसफर ईयर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए CII होता है, CII को यूज किया जाता है ताकि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पशन है सेल ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, किसी हाउसिंग प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा यदि प्रोसीड को रीइन्वेस्ट किया जा रहा है 2 नए घर के प्रॉपर्टी में, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन अमाउंट 2 करोड़ का है। रीइन्वेस्टमेंट को यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी में। अब देखिए कुछ और पॉइंट है, एग्जाम्पशन ऑफ सेल ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी विद बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी कैपिटल गेन मिल रहा है हाउस को प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसे एग्जाम्प्ट किया जाएगा यदि हम उसे रीइन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक बॉन्ड में 50 लाख तक के बॉन्ड में। बॉन्ड रिडीम कर सकते हैं 5 साल के बाद, लेकिन हम उसके पहले बेच नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट जो है 6 महीना के अंदर किया जाएगा सेल के अंदर बिफोर टैक्स फिलिंग डेडलाइन। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट, तो ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि कैसे गिफ्ट को क्लासिफाई किया जाएगा टैक्स पर्पस के लिए। एक होता है मॉनिटरी गिफ्ट, तो जो भी पैसा रिसीव हो रहा है बिना कंसिडरेशन का वो मॉनिटरी में आता है। और एक होता है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी है बिना किसी कंसिडरेशन का मिला है उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होता है पारा बैंकिंग, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि पारा बैंकिंग के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कि बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिपॉजिट टेकिंग एंड लैंडिंग एडवाइस, जैसे बैंक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड। इसका बेनिफिट क्या है कि ये बैंक का रीच बढ़ाता है नए कस्टमर सेगमेंट में, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का ब्रॉडर रेंज प्रोवाइड करता है, ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता है, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्पफुल है। लिमिटेशन क्या है, ये लार्ज कस्टमर बेस पे फोकस करता है, ये यहाँ पे हम सारे कस्टमर के फाइनेंशियल नीड को एड्रेस करने में डिफिकल्टी होती है हमें। इसका बेनिफिट क्या है कि ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हमारे कस्टमर के जो फाइनेंशियल नीड है उसके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को कैटर करता है। ये वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करता है बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। यहाँ पे पोटेंशियल होता है कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएं, लॉयल्टी को बढ़ाएं। यदि हम रेगुलेटरी कंसिडरेशन की बात करें तो बैंक एक तरह का कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करता है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। देखिए ओवरऑल पारा बैंकिंग एक्टिविटी बैंक को अलाउ करता है वो कॉम्पिटिटिव रहे और अपना कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को। देखिए एक टर्म लिखा गया है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो बैंक एक तरह का कॉर्पोरेट एजेंट काम करता है थर्ड पार्टी सर्विस के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के कारण रेवेन्यू बढ़ा है। किसका रेवेन्यू बढ़ा है? फॉरेन और प्राइवेट सेक्टर बैंक का रेवेन्यू बढ़ा है, राइट। अब देखिए पारा बैंकिंग में क्या होता है कि हम नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है। आरबीआई का क्या गाइडलाइन है कि आरबीआई रेगुलेट करती है पारा बैंकिंग एक्टिविटी को ताकि कॉम्प्लायंस को इंश्योर करे। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा को पूल
शेड्यूल करता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो फंड को हम लोग स्टॉक, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट या कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो कंबाइंड होल्डिंग होता है म्यूचुअल फंड का। एएमसी होता है हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये म्यूचुअल फंड आपको मैनेज करता है और जो कलेक्टेड अमाउंट है उसे इन्वेस्ट करता है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में। यूनिट होल्डर वो इन्वेस्टर होते हैं जो कि यूनिट्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड में। अब देखिए सेबी का रेगुलेशन क्या क्या है कि एएमसी जो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के द्वारा। अब देखिए कुछ स्कीम होता है, एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसके स्टॉक प्राइस को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक होता है लार्ज कैप, जिस कंपनी का रैंकिंग 1 से लेकर 100 के बीच में हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक होता है मिड कैप, जिसका रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर एक आता है हमारा स्मॉल कैप, जिसका 125 के ऊपर का रैंकिंग हो मार्केट कैपिटलाइजेशन। डेप्ट स्कीम क्या होता है कि आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका मैच्योरिटी अलग अलग हो। हाइब्रिड स्कीम क्या होता है कि हम इक्विटी और डेप्ट दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम क्या होता है, इनके पास स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड होता है। एग्जांपल के तौर पर रिटायरमेंट फंड स्कीम में लॉक इन 5 साल का होता है, चिल्ड्रन फंड में लॉक इन 5 साल या उससे ज़्यादा का होगा। अदर स्कीम की बात करें तो ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड बैंक के द्वारा बिजनेस किया जाता है। बैंक का जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक की एलिमेंट हो गया है उनके फी बेस्ड इनकम स्ट्रेटजी का। उनकी कोलैबोरेशन के कारण कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल बैंकिंग आ चुका है। ठीक है, इसका एग्जांपल है को ब्रांडेड डेबिट कार्ड फॉर विड्रॉल फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हेल्प थ्रू बैंक अकाउंट। अब देखिए इसके बैंक को बेनिफिट क्या मिलता है कि कस्टमर का कन्वीनियंस बढ़ता है, वन स्टॉप शॉप अप्रोच मिलता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है बैंक के लिए कमीशन के माध्यम से, अपफ्रंट कमीशन मिलता है आपको, ट्रायल कमीशन मिलता है, मोबिलाइजेशन इंसेंटिव है, स्पेशल इंसेंटिव है, कलेक्शन चार्जेस हैं। ये सभी बैंक के रेवेन्यूज के टाइप हैं जो कि म्यूचुअल फंड से मिलता है बैंक को। अब देखिए एडवांटेज क्या है बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कि रेडीमेड मार्केटिंग फोर्स, जो ट्रेंड बैंक के स्टाफ है वो रेडीली प्रमोट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को अपने कस्टमर को। हाई सेल पोटेंशियल, कम से कम 10% कन्वर्जन रेट भी होगा ना तो वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ म्यूचुअल फंड जनरेट करेगा। कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक्सेस मिल जाता है तुरंत, और वन स्टॉप शॉप मिलता है बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट नीड का। तो चैलेंज क्या है, पहला है प्रोडक्ट सिलेक्शन। जिस बैंक का मल्टीपल पार्टनरशिप रहेगा उसको केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट, और नया फंड ऑफरिंग रेडीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो बैंक डिपॉजिट के अनलाइक म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क होता है। बैंक का स्ट्रॉन्ग इंटरनल रिसर्च होना चाहिए ताकि इस स्कीम को आइडेंटिफाई करे जो कि कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल को मैच करे। आप हाई परफॉर्मिंग फंड को कंसिस्टेंटली सेलेक्ट कीजिए, इससे क्या होगा कि रिस्क मिनिमम होगा। इन्वेस्टर को क्या अपॉर्चुनिटी है कि वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर, फिर ये से बताया जा रहा है। अब इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो रिस्क टॉलरेंस डिफर करता है बहुत सारे कस्टमर सेगमेंट में। ठीक है, कुछ रूरल एफ्लुएंट कस्टमर होते हैं वो रिस्क एवर्स होंगे। प्रोडक्ट रिस्क अलाइनमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है अलाइन करेगा रिस्क एपेटाइट से। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन एक एडवांटेज होता है। सिंगल टाई अप मॉडल डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट को इंटायर बिल्ड बैंक नेटवर्क में। मल्टी टाई अप मॉडल के अंदर क्लियर ज्योग्राफिकल बाउंड्री चाहिए बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड स्ट्रेंथ। अब देखिए चैलेंजेस क्या है कि कस्टमर एजुकेशन, बैंक को एजुकेट करना पड़ेगा कस्टमर को म्यूचुअल फंड के बारे में। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, बैंक को एजुकेट करना पड़ेगा कस्टमर को अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट में, जैसे रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो। प्रोडक्ट अवेयरनेस, बहुत लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए अलग अलग रीजन में। ठीक है, ये सभी बात है। सेल्स स्टाफ की ट्रेनिंग की बात करें तो AMFI सर्टिफिकेट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया जाता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI। ये जरूरी है ताकि बैंक स्टाफ डिस्ट्रीब्यूट करें म्यूचुअल फंड को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपरली ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करेंगे बेटर इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग। फिर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, बैंक जो है इंश्योर करे कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलाइन करे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन गोल से। ठीक है, अब देखिए इंपैक्ट क्या पड़ता है रेगुलेटरी चेंजेस का। तो सबसे पहले कि जो एंट्री लोड बनता है इक्विटी स्कीम का वो घट गया है। फिर जो रेस्ट्रिक्शन था बैंक के इन्वेस्टमेंट का डेप्ट फंड में उसने इंपैक्ट किया दूसरे सोना म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब देखिए आरबीआई का क्या गाइडलाइन है बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस में। तो बैंक कैन नॉट इंगेज इन म्यूचुअल फंड बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट थ्रू डेडिकेटेड सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर। मतलब बैंक को यदि करना है तो उसका सब्सिडरी का हेल्प लें या ज्वाइंट वेंचर का हेल्प लें। ठीक है, अब देखिए यदि बैंक स्पॉन्सर करती है किसी म्यूचुअल फंड को तो वो क्लियरली स्टेट करे अपने सारे प्रमोशनल मटेरियल में कि ये लायबल नहीं होगा किसी लॉसेस के लिए या शॉर्टफॉल के लिए जो कि फंड के परफॉर्मेंस के कारण होगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। फिर आरबीआई का क्या कंडीशन है बैंक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर म्यूचुअल फंड। तो बैंक एक तरह का एजेंट की तरह काम करता है म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए कुछ कंडीशन में। पहला, इन्वेस्टर एप्लीकेशन फॉर बाइंग और सेलिंग म्यूचुअल फंड यूनिट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट रिस्क, कस्टमर एक्नॉलेज करे कि जो यूनिट्स परचेज कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे है। सेकेंडरी मार्केट रिस्ट्रिक्शन, बैंक परचेज नहीं कर सकते यूनिट किसी सेकेंडरी मार्केट से या बाय बैक कर सकती है कस्टमर से। मार्जिन लैंडिंग, जो क्रेडिट दिया जाता है इंडिविजुअल को म्यूचुअल फंड यूनिट के माध्यम से कोलेटरल को लेके वो आरबीआई के क्रेडिट मैनेजमेंट गाइडलाइन से कंप्लाई करे। इंश्योरेंस एज रिस्क मैनेजमेंट टूल, इंश्योरेंस ट्रांसफर करता है फाइनेंशियल रिस्क, जो लॉस होने का रिस्क है किसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक
कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। डीरेगुलेशन जो हुआ हमारा इंडियन इंश्योरेंस मार्केट का, इसने अपॉर्चुनिटी ओपन किया ग्रोथ का और फ्री मार्केट को क्रिएट किया एंट्री के लिए। ठीक है, तो देखिए आप बैंक इंश्योरेंस की बात करें तो बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन जो राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट है और इंडस्ट्री लिबरलाइजेशन, इसने हेल्थ इंश्योरेंस के ग्रोथ को बढ़ा दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो इंश्योरेंस के द्वारा ऑफर किया जाता है, इसमें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी आता है। अब एक होता है हमारा स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये सभी कंपनी फोकस करती है सोलली ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। एक होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वेंचर होता है हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में। एक होता है इंडोमेंट पॉलिसी, ये लाइफ इंश्योरेंस को कंबाइन करती है सेविंग कंपोनेंट के साथ, एक लमसम पे करेगी मैच्योरिटी में और या डेथ के बाद। टिपिकल मैच्योरिटी जो होता है 10 से 20 साल का होता है और क्रिटिकल इलनेस के लिए कुछ पे आउट भी होता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफर करेगी लो कॉस्ट में एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो इस केस में यदि पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो सम जो एज्यूर किया गया वो बेनिफिशियरी को वापस पे कर दिया जाता है। ठीक है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता जब तक पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर ना हो। मनी बैक पॉलिसी एक इंडोमेंट पॉलिसी का वेरिएशन है, इसमें रेगुलर पे आउट होगा पॉलिसी टर्म के अनुसार। अपॉन जैसे पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाएगा, जो भी फुल सम इंश्योर किया गया उसको बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा। पेंशन प्लान, इसको डिजाइन किया गया है ताकि रेगुलर इनकम स्ट्रीम मिल सके आफ्टर रिटायरमेंट। ये पार्टिकुलरली सुटेबल होता है जो प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपने लेटर ईयर में। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो ये बहुत सारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस नीड को ऑफर करता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। अब देखिए जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको बताया एग्जांपल, एक होता है एसेट इंश्योरेंस, इसमें हम मूवेबल और इमूवेबल एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं बैंक के द्वारा, व्हीकल, मशीनरी, लाइव स्टॉक। एक होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, आपको पता ही है IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए अपने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने बैंक को परमिट किया कि वो इंश्योरेंस ब्रोकर की तरह काम कर सकते हैं 2013-14 के बजट में। इसके बाद IRDA ने रेगुलेशन स्टैब्लिश किया कि बैंक को अलाउ किया कि वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग एक्टिविटी को डिपार्टमेंटली कंडक्ट करे। RBI का गाइडलाइन कहता है कि बैंक इंगेज नहीं हो सकती इंश्योरेंस बिजनेस में रिस्क पार्टिसिपेशन थ्रू द ऑन डिपार्टमेंट। रिस्क शेयरिंग जो पार्टिसिपेशन में होगा इंश्योरेंस बिजनेस में, उसमें एक सेपरेट सब्सिडी की जरूरत होगी या जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया जाएगा इस पर्पस के लिए। उसका नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ का होना चाहिए या मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए और वो कम से कम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसके पास। उनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बिलो 3% का हो, वो प्रॉफिटेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करे पिछले 3 साल में। अब देखिए बैंक जो है सब्सिडी सेट कर सकती है, जॉइंट वेंचर सेट कर सकती है इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लिए और कॉर्पोरेट फंसे के लिए कुछ क्राइटेरिया के अंदर। मैंने बताया है कि 500 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन द वेंचर और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करे। ठीक है, तो एक देखिए कुछ होता है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, बैंक का एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा जिसके अंदर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में बात होगी, कस्टमर सुटेबिलिटी असेसमेंट के बारे में बात होगी, ग्रीवियंस रिड्यूसल प्रोसीजर की बात होगी। और बैंक को IRDA का लाइसेंस चाहिए ताकि ब्रोकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। लाइसेंस फी बैंक को एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, IRDA का गाइडलाइन है कि 5 लाख का डिपॉजिट मेंटेन किया जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ और वो लीन होगा IRDA के पास। बैंक के स्टाफ जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में इन्वॉल्व होंगे उनके पास IRDA का प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगा। एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होगा कस्टमर के नीड को एसेस करने का। अब देखिए कुछ पॉइंट बताया जा रहा है। स्टाफ परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर स्टाफ मस्ट कंप्लाई विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, फेयर प्रैक्टिस होगा। ग्रीवियंस रिड्यूसल के लिए क्या क्या पॉइंट बताया जा रहा है एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए होता है कि डायरेक्ट ब्रोकर वर्सेज बैंक एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। जो डायरेक्ट ब्रोकर होता है उसमें क्लाइंट को असेसमेंट चाहिए, तो गैदर इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में, इंश्योरेंस में एक्सपर्टाइज चाहिए, प्रोडक्ट और मार्केट का नॉलेज चाहिए, कोटेशन मैनेजमेंट चाहिए, अंडरराइटिंग असेसमेंट चाहिए, नेगोशिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। और यदि बैंक एज अ कॉर्पोरेट एजेंट की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप को आप लीवरेज कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कुछ फी बेस्ड इनकम आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो रहा है, मार्केट ग्रोथ हो रहा है। तो की डिफरेंस कहाँ कहाँ है इन दोनों में? फोकस पे। डायरेक्ट ब्रोकर का फोकस होता है क्लाइंट के स्पेसिफिक इंश्योरेंस नीड पे, जबकि बैंक अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप। एक्सपर्टाइज, ब्रोकर जनरली का डीपर इंश्योरेंस एक्सपर्टाइज होता है एज कंपेयर टू बैंक स्टाफ। रिस्क पार्टिसिपेशन, ब्रोकर रिस्क को एज्यूम नहीं करते जबकि बैंक का रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये सभी बातें बताई जा रही हैं। अब देखिए कुछ बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है बैंक के लिए, सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट, रेगुलर प्रीमियम प्रोडक्ट, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, ये सभी पॉइंट है। तो कुछ ग्रुप इंश्योरेंस का यहाँ पे एक नाम दिया गया है, कुछ फिक्स और रिड्यूसिंग कवरेज होता है। फिक्स कवरेज के अंदर आपको सेट अमाउंट मिलेगा आफ्टर नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, प्रीमियम टिपिकली एनुअल होता है। और कुछ होता है हमारा रिड्यूसिंग कवरेज फॉर लोन अकाउंट डायनेमिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन लोन रिपेमेंट। ठीक है, अब दोस्तों नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैंक एक वाइड रेंज ऑफ स्टैंडअलोन, रेगुलर और ग्रुप नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती है। बैंक का एक वास्ट पोटेंशियल कस्टमर बेस है नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बताता हूँ। तो एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि डेथ का कवरेज ऑफर करता है। 1 साल का टर्म पॉलिसी होता है विद एनुअल रिन्यूएबल ऑप्शन। इसको ऑफर किया जाता है, एडमिशन किया जाता है LIC के द्वारा। इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर जिसका एज 18 से लेकर 50 साल के बीच में है, एक ही इनरोलमेंट अलाउ किया जाता है मल्टीपल बैंक अकाउंट में। आधार प्राइमरी KYC डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। यदि हमारा जून 1 से लेकर 31 मार्च का कवरेज है, इनरोलमेंट एंड ऑटो डेबिट कंसेंट आर रिक्वायर्ड बाय 31 में ऑफ द पॉलिसी ईयर। लेट इनरोलमेंट रिक्वायर फुल एनुअल प्रीमियम। बेनिफिट आपको 2 लाख का पे आउट मिलेगा मेंबर की डेथ होने पर, और प्रीमियम है 436 रुपया पर ईयर पर मेंबर। पॉलिसी टर्मिनेट करने के लिए 55 ईयर पे पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है यदि बैंक अकाउंट क्लोजर हो जाए या इनसफिशिएंट बैलेंस हो। एग्जिस्टिंग PMJJY कवरेज विद अनदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए होता है कि यदि मेंबर का PMJJY कवरेज है मल्टीपल कंपनी के साथ, तो मैक्सिमम पे आउट अभी भी 2 लाख है। प्रीमियम जो पे किया जाएगा डुप्लीकेट पॉलिसी का, उसको फॉरफिट कर दिया जाता है। प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे देखिए 289 रुपीज़ LIC को जाता है, 30 रुपीज़ जो है पर ईयर पर मेंबर जो है रिम्बर्स करती है बैंक एजेंट को, माइक्रो या कॉर्पोरेट एजेंट को, और 11 रुपया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है पार्टिसिपेटिंग बैंक को। PMSBY होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक्सीडेंटल हेल्थ ऑफर करता है, एक्सीडेंटल डेथ ऑफर करता है, डिसेबिलिटी कवरेज ऑफर करता है। 1 साल का टर्म पॉलिसी है। इसमें इंडिविजुअल जिनका एज 18 से लेकर 70 साल के बीच में है, आधार प्राइमरी KYC डॉक्यूमेंट है। कवरेज पीरियड 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक है। बेनिफिट 2 लाख का पे आउट होता है एक्सीडेंटल डेथ में, 2 लाख का पे आउट होता है टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटी में, 1 लाख का पे आउट होगा टोटल या परमानेंट लॉस ऑफ साइट में। प्रीमियम 20 रुपया का होता है 1 साल में एक मेंबर में। क्रॉस सेलिंग की बात करें, क्रॉस सेलिंग का मतलब कि हम एडिशनल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को। चैलेंजेस क्या क्या है, बहुत सारे बैंक जो है सिमिलर लोन प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण कॉम्पिटिटिव एज बढ़ गया है। कस्टमर माइनिंग मतलब कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा को एनालाइज कर रहे हैं ताकि आप अपॉर्चुनिटी देख सकें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लिवरेज करना। क्रॉस सेलिंग रिटेल लोन, तो बताया जा रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कीजिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को ताकि एडिशनल लोन ले सकें, ठीक है। अब देखिए फोकस शिफ्ट हो गया है लायबिलिटी से एसेट में। बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनली बैंक प्राइमरीली क्रॉस सेल करते थे हाई कॉस्ट लायबिलिटी प्रोडक्ट को, जैसे टर्म डिपॉजिट को, लेकिन अब सिस्टमेटिकली वो क्रॉस सेल कर रहे हैं एसेट प्रोडक्ट जैसे हाउसिंग लोन को, ठीक है। तो कुछ बैंक ने सिस्टमेटिक एसेट प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग को इम्ब्रेस किया, लेकिन बहुत अपने अर्ली एज में है। बेनिफिट क्या मिलता है क्रॉस सेलिंग का, तो ये चीपर होता है क्रॉस सेल करना एग्जिस्टिंग कस्टमर को, देन रिक्वायर न्यू वन। एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने से क्या होता है कि कस्टमर बूस्ट ओवरऑल एंड पर कस्टमर प्रॉफिट बढ़ता है बैंक को, ठीक है। अब देखिए डिपॉजिटरी क्या होता है। डिपॉजिटरी एक फैसिलिटी है जो कि होल्ड करता है और फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन फॉर सिक्योरिटी, या सिक्योरिटी का मतलब स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिमेटलाइजेशन का मतलब कि आप फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेनिफिट ये मिलता है कि लॉस होने का, थेफ्ट होने का, डैमेज होने का रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। ईजियर है, फास्टर है बाय करना, राइट। अब इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट चाहिए DP के द्वारा। DP एक एजेंट होती है जिसको ऑथराइज किया गया है डिपॉजिटर के द्वारा वो डीमैट सर्विस प्रोवाइड करे। DP का एग्जाम्पल है बैंक, स्टॉक ब्रोकर एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड यूनिट, ये सभी हमारे डिफरेंट तरह के टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। आप देखिए ये सब पॉइंट आप देख लेंगे। BO होता है बेनिफिशियल ऑनर, जो इन्वेस्टर जिनका सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किया जाएगा उसको BO कहा जाता है। ISIN क्या होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक 12 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो कि सिक्योरिटी को असाइन किया जाता है। पहला 2 डिजिट रिप्रेजेंट करता है कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे इंडिया के लिए IN यूज़ किया जाता है। डीमैट अकाउंट एक की कंपोनेंट है रिटेल बैंकिंग का। बहुत सारे बैंक डीमैट अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए DP के साथ। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पहले जो DP चूज कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, KYC कॉम्प्लाइंस कीजिए, एग्रीमेंट और चार्जेस हैं, अकाउंट एक्टिवेट करवाइए अपने। आपको DP आपका अकाउंट ओपन करेंगे, आपको BO ID देंगे यानी बेनिफिशियरी ऑनर आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। मल्टीपल अकाउंट है तो आप मल्टीपल अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंश्योर कीजिएगा आपका डीमैट अकाउंट ऑनरशिप आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से मैच करे। जॉइंट ऑनरशिप की बात की जा रही है। इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी, नेम चेंज, अकाउंट ट्रांसफर, प्लीज गो थ्रू दिस पॉइंट, आई विल शेयर द PDF, ठीक है। माइनर के केस में कैसे होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाकी एक चीज़ है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देख लीजिए।